हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संविधान संशोधन के बारे में। संविधान संशोधन जो कि पहला संविधान संशोधन 1951 यानी 1951 में आम चुनाव से पहले हुआ था। वर्तमान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की प्रमुख भूमिका होती है। तब जाकर के पहले एक सदन में कोई भी कानून पारित होता है, फिर दूसरे सदन में इसके पश्चात राष्ट्रपति अंतिम रूप से उस पर हस्ताक्षर करके कानून विधेयक को कानून के रूप में घोषित करते हैं। तो ये प्रक्रिया वर्तमान में होती है। लेकिन जब संविधान में पहला संशोधन हुआ था उस समय तो चुनाव ही नहीं हुए थे, यानी जो हमारी संविधान सभा थी वही एक संसद के रूप में कार्य कर रही थी। तो संविधान, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, यानी लगभग 3 वर्ष का समय लगा था। और इसमें संविधान जो है हमारा 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई 1946 में, फिर 11 को उद्देश्य प्रस्ताव दूसरी बैठक, और फिर 13 दिसंबर से जो संविधान का काम हुआ था वो सभी देशों से विभिन्न प्रमुख चीजें अध्ययन करने के पश्चात संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान को जो वर्तमान स्वरूप है उस प्रारूप में बनकर के तैयार किया। तो संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया, लेकिन इसके कुछ भागों को उसी समय लागू कर दिया गया, जैसे कि नागरिकता संविधान संशोधन, विदेश से संबंधित जो भी चीजें थी उनको तुरंत लागू कर दिया गया। लेकिन जो बहुत सारे जो अनुच्छेद बाकी रह गए थे उनको 26 जनवरी 1950 यानी अगले वर्ष जो जनवरी पड़ती है उसमें लागू किया गया 1950 को। हम यहाँ बात करेंगे संविधान के पहले संशोधन की। अब पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ और 1950 को संविधान लागू हो रहा है, यानी संविधान बनने के 1 वर्ष से कुछ समय ज्यादा हुआ, यानी लगभग 15 से 16 महीने के दौरान ऐसा क्या हुआ कि संविधान में संशोधन करना पड़ा। हम उन घटनाओं पर विचार करेंगे और देखेंगे कि इतने समय में ऐसी कौन से कारक रहे जो कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद को, यानी जो संविधान सभा थी, उसको मजबूर कर दिया और अंत में संविधान संशोधन करना ही पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ। तो जो संविधान में पहला संशोधन था वो पेश किया गया 10 मई 1951 को और राष्ट्रपति के द्वारा इस पर मंजूरी दी गई 18 जून 1951 को। क्योंकि उस समय चुनाव नहीं हुए थे तो संविधान सभा जो थी 1946 में जो गठित हुई थी वही संसद के रूप में कार्य कर रही थी। अब यहाँ हुआ क्या था कि संविधान में संशोधन करने के लिए लोग जो इतने सारे, जब संविधान जब लागू हुआ तो जो अनुच्छेद थे मूल अधिकार के या डीपीएसपी के, मूल अधिकार अभी अभी आपको पढ़ाए गए हैं, पिछले वीडियोस में हमने भी बताया है। इसमें कई सारे बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, जैसे कि समानता का अधिकार और सामाजिक रूप से पिछड़े जो हैं उनको अधिकार विशेष रूप से राज्य कर सकेगी, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई थी, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता दी गई थी, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी। मतलब इस तरह की फिलॉसफी से भरी बड़ी बड़ी बातें करी गई थी। लेकिन जब ये लागू हुई लोगों पर तब सरकार और मूल अधिकार और जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व, इनके बीच आपस में टकराव शुरू हुआ। तो जब मूल अधिकार का टकराव शुरू हुआ सरकार से तो लोग कहाँ जाएंगे? न्यायालय जाएंगे। उस समय हुआ भी ऐसा ही। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो उस समय उसका हनन हुआ मूल अधिकार के अंतर्गत, तो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। मामला क्या था? मामला था उस समय रोमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य। रोमेश थापर एक पत्रिका छापते थे, पत्रिका के प्रकाशक थे, और उस पत्रिका का नाम था क्रॉस रोड्स। 1950 की बात है। अब मद्रास राज्य यहाँ लिखा गया है
क्योंकि उस समय 1950 में इसका नाम मद्रास ही था, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु है। उस समय इसका नाम मद्रास ही था। धीरे धीरे राज्यों के नाम बदले गए। आजादी के समय मात्र 14 राज्य थे, तो मद्रास राज्य की उस समय इसीलिए कहा गया है। 1950 की ये बात है। क्रॉस रोड्स नाम की पत्रिका थी, उसमें अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1)(a) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो थी, इसके अंतर्गत जो ए पार्ट है, वहां कुछ भी अभिव्यक्त करने की हमको स्वतंत्रता दी गई है। और क्रॉस रोड्स में, उस पत्रिका में ये इस तरह की बातें छाप रहे थे। उस समय 1950 के समय इस तरह की बातें छाप रहे थे। ये पत्रिका में इस तरह से कह रहे थे कि भारत आजाद अभी नहीं हुआ है। कुछ जो बड़े लोग हैं, एलीट क्लास के लोग हैं, वो शासन अभी भी कर रहे हैं। माने इस तरह से जो लेख हैं वो उस समय देश के लिए हानिकारक थे, राज्य के लिए हानिकारक थे। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता था ये। तो जो रोमेश थापर थे वो तुरंत पहुंच गए, मुंबई के रहने वाले थे, ये तुरंत आ गए दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने केस डाल दिया आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। यानी कहाँ चले गए ये? न्यायालय महोदय के पास। तो न्यायालय ने तुरंत, मूल अधिकार का हनन हुआ तो उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यायालय ने तुरंत निर्देश दिया कि आपके मूल अधिकारों की रक्षा होगी। सेम इसी तरह का मामला आया ब्रजभूषण वर्सेस दिल्ली राज्य का। ब्रजभूषण जी भी किसी पत्रिका के ही लेखक थे। तो इन पर क्या हुआ कि प्री सेंसरशिप लगा दी सरकार ने। प्री सेंसरशिप का मतलब है जैसे कि अभी वर्तमान में कोई फिल्म बनती है, रिलीज होती है, तो रिलीज से पहले वो सेंसर के पास, सेंसर बोर्ड के पास जाती है, फिल्म एवं प्रमाणन बोर्ड, जो कि भारत का है, भारतीय फिल्म एवं प्रमाणन बोर्ड। उस फिल्म को पहले पूरी देखता है, और देखने के बाद उसमें ये चीजें देखी जाती हैं कि कुछ देश विरोधी गतिविधियां ऐसी तो नहीं है जो हमारे देश के लिए खतरनाक है या समाज में दंगा भड़काने के लिए हानिकारक हैं, जो कि आगे चलकर घातक सिद्ध हो सकता है। तो ऐसी चीजों को पहले सेंसर बोर्ड देखता है और उसको वहां से उस शॉट को या सीन को कट कर देता है। तो वो काम किया यहाँ पर सरकार ने प्री सेंसरशिप में। कब? 1950 में। तो इनके भी मूल अधिकारों का हनन हुआ। यानी ये जो पत्रिका में लिख रहे थे, छाप रहे थे, उसका भी हनन हुआ कि वो कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो ये भी कहाँ पहुंच गए? तुरंत सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला देखा। तो मामले पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी सरकार को निर्देश दिए। तो कुल मिला के ये मूल अधिकार और सरकार के बीच लड़ाई चल रही थी, मूल अधिकार वर्सेस सरकार हो गया था। इसके अलावा एक मामला और देखने को मिलता है कि भूमि सुधार से संबंधित, जो कि भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। अब उस समय क्या था कि जमींदार हुआ करते थे। जमींदारी प्रथा भारत में आजादी से पहले अंग्रेजों के समय में मुगलों से ही चली आ रही है। इतिहास अगर आप देखेंगे तो मुगलों से ही ये प्रथा चली आ रही है कि बहुत बड़े बड़े जो जमींदार हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, जमीन के मालिक हैं, यानी जिनके पास बहुत सारी जमीन थी, जो यहाँ पर भूमि सुधार किया गया है। तो भूमि में सुधार क्यों आवश्यकता पड़ी होगी इसकी, सोचिए एक बार। अब जमींदार थे तो एक अगर राज्य है तो उसमें दो तीन मान लीजिए जमींदार है, उन्हीं के पास पूरे राज्य की जमीन है, तो वो तो बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, पावरफुल, पूरा राज्य खरीद लेंगे। पुष्पा मूवी देखी है आपने, वो तो पूरा देश खरीदने की बात करते हैं, यानी पुष्पा बन जाएंगे सब। तो यहाँ सरकार ने ये सोचा कि अगर किसी व्यक्ति के पास इतनी जमीन होगी जो कि पूरा राज्य खरीद सकता है, तो वो तो देश फिर खतरे में आ जाएगा। जो स्वतंत्रता और जो अंग्रेजों से आज़ादी मिली है वो तो सब बेकार चली जाएगी, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसमें यहाँ पर भूमि सुधार की जरूरत पड़ी। तो यहाँ क्या किया सरकार ने, जो भी जमींदार थे, जमींदारों की जमीन सरकार ने अपने अंडर में, राज्य ने अपने अंडर में लेने की बात कही। तो संपत्ति का अधिकार यहाँ पर आता है, जो कि मूल अधिकार है। और बिहार में था कौन? बिहार में थे कामेश्वर सिंह जो थे। ये बिहार में एक जगह है दरभंगा, दरभंगा के महाराजा थे कामेश्वर सिंह। ये पहुंच गए हाई कोर्ट। राज्य ने क्या कि इनके इनके पास लाखों हेक्टेयर जमीन थी, बहुत, मतलब अब आप सोचिए, खुद महाराजा थे तो इनके पास बहुत सारी जमीन थी। तो इनके साथ बहुत सारी जमीन होने के कारण
सरकार ने इनकी जमीन ले ली और लेने के बाद क्या किया कि इनको सही तरह से मुआवजा नहीं दिया। तो ये तुरंत पहुंच गए हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, और पटना हाई कोर्ट में जाकर के इन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, मेरे तो अधिकारों का हनन हो रहा है, मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, सरकार ने मेरी सारी जमीन ले ली। हाय तौबा मचा दी इनने। तो क्या किया, ये हाई कोर्ट में तुरंत अपील की इनने। तो हाई कोर्ट ने कहा कि हम आपके मूल अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। यानी ये भी मूल अधिकार वर्सेस सरकार चला गया मामला, यानी मूल अधिकार व्यक्ति के हैं और सरकार उनके खिलाफ जा रही है। तो ये मामला भी एक देखा गया। इसके बाद चंपकम दोराई राजन, ये भी बहुत ईमानदार एलीट क्लास के आदमी। ये क्या हुआ, मद्रास का ये भी मामला है। मद्रास में मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाति आधारित कोटा था। जाति आधारित जैसे कि अभी भी है कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, इनमें जो सीटों का बंटवारा है ये उस समय से था। तो उस समय ये मेडिकल कॉलेज में जब एडमिशन लेने गए तो इनके साथी जो थे उनके कम नंबर थे। उनका एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में हो गया, लेकिन इनका एडमिशन नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये विशेष जाति से थे, इनको जाति आधारित कोटा में ये नहीं आते थे। तो इन्होंने तुरंत क्या देखा, आर्टिकल 15, 29(2). अब ये तुरंत पहुंच गए कहाँ, ये भी सुप्रीम कोर्ट। पढ़ा लिखा आदमी कहाँ जाएगा भैया, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के तुरंत से वहां अनुच्छेद 32 के तहत इन्होंने कह दिया कि माय लॉर्ड, मेरे तो अधिकारों का हनन हो रहा है। अब अनुच्छेद 15 में क्या आता है, पढ़ाया गया है आपको, सामाजिक रूप से जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 29(2) में क्या कहा गया है, 29(2) में ये कहा गया है कि कोई भी ऐसी संस्था जो राज्य के द्वारा चल रही हो, कॉलेज शिक्षा से संबंधित हो, सामाजिक रूप से संबंधित हो, तो उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये 29(2) का उल्लंघन की हो रहा था यहाँ। तो अनुच्छेद 15 और 29(2) का उल्लंघन माना गया। तो चंपकम दोराई राजन की बात जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने मानी, और मान करके क्या किया कि जो मेडिकल कॉलेज और जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे उनमें मेरिट के आधार पर सिस्टम कर दिया, और जो कोटा सिस्टम था उसको रद्द कर दिया। तो यहाँ मूल अधिकार की जीत होती है, मूल अधिकार सरकार पर भारी पड़ गए। तो इस तरह से ये भी मामला देखा जाता है मूल अधिकारों के खिलाफ सरकार के लिए। तो यहाँ ये बात हो गई मूल अधिकारों की। उस समय कुछ मुख्य जो टकराव थे सरकार के, वो इस तरह से सामने आ रहे थे, कहीं संपत्ति से संबंधित, कहीं वाक एवं अभिव्यक्ति से संबंधित। अब यहाँ जो संपत्ति का अधिकार है, जो कि बिहार राज्य का मामला था, सेम इसी तरह का मामला आता है केशवानंद भारतीवाद, जो कि 1973 में केरल का होता है। इसके अलावा बेला बनर्जीवाद, मिनर्वा मिल्सवाद, ये कुछ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार से ही संबंधित मामले थे। अच्छा, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी की देख रेख में ये सारी चीजें हो रही थी कि मूल अधिकारों को लेकर के सरकार के बीच और सुप्रीम कोर्ट के बीच तनातनी हो रही थी, यानी एक दूसरे में विवाद का विषय खड़ा हो रहा था। तो एक तरह से सरकार बैलेंस बनाना चाहती थी। अब विकास कैसे होगा? जो लोग अगड़े हैं, यानी जो लोग एलिट क्लास हैं, जिनके पास आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, उनकी समृद्धता को कम किया जाए और उनको गरीबों में बांट दिया जाए, यानी समाजवाद एक तरह से देखा जाए। तो पूंजीवाद और समाजवाद, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो सरकार ने करने की कोशिश की थी उस समय, इसीलिए यहाँ पर विवाद की स्थिति आ रही थी। प्रॉपर्टी से संबंधित क्या था कि सरकार किसी भी कंपनी को या मिल को, अब आज़ादी के समय जब ये संविधान लागू हुआ 1950 में, तो जो खानें थीं, चाहे वो लोहा की हो, कोयला की हो, ये खानें भी निजी हाथों में थी, सरकार के पास नहीं थी। तो इस पर भी सरकार ने एक्शन लिया कि किसी भी संपत्ति को सरकार अपने अंतर्गत ले सकती है, और अपने अंतर्गत जब ले लेगी तो भैया उसका पैसा देना पड़ेगा।
ये लिख दिया गया संविधान में अनुच्छेद 31 में। लेकिन हुआ क्या कि सरकार ने मुआवजे शब्द का प्रयोग तो किया, लेकिन मुआवजा उचित नहीं दिया। यही लड़ाई की जड़ जो होती है केशवानंद भारतीवाद में खुल करके आती है कि सरकार पौने पौने दाम में, यानी कि उस समय की कीमत के हिसाब से पैसे नहीं दे रही थी, तो इसलिए इस पर भी विवाद होता है। अब ये तो मूल अधिकार की बात हो गई। अगर हम डीपीएसपी की बात करें, यानी कि नीति निर्देशक तत्व की, नीति निर्देशक तत्व जो कि सरकार में राज्य को ऐसा निर्देश देते हैं कि राज्य कल्याणकारी राज्य होगा। कैसा राज्य होगा? कल्याणकारी राज्य होगा। और ये बताएगा कौन? न्यायपालिका, सरकार को बताएगी। तो राज्य ने अनेक प्रबंधन किए, लेकिन उसमें मुख्यतः जो आ रहा था वो भूमि सुधार का था। और ये प्री सेंसरशिप वाला ब्रजभूषण, चंपकम दोराईराजन जैसा मामला था, और रोमेश थापर। तो ये उस समय के प्रमुख उभरते हुए मुद्दे थे, जिसमें सरकार ने अंतिम निर्णय स्वरूप जो है संविधान में संशोधन करने का निर्णय लिया। तो निर्णय लेने पर पहला संविधान संशोधन किया गया, जो कि प्रस्तुत किया गया 10 मई 1951 को। इसमें क्या हुआ कि अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। अब 15(4) जोड़ा गया तो उसमें क्या कहा गया? अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा था यहाँ पर चंपकम दोराईराजन वाले मामले में। तो इसमें सीधे लिख दिया गया 15(4) में कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, सामाजिक रूप से, देखिएगा ध्यान से, यहाँ सामाजिक रूप से कहा गया है, आर्थिक रूप से नहीं कहा गया है। आर्थिक रूप से आरक्षण उस समय नहीं था, सामाजिक रूप से था। जो हमारा भारत है, भारत में अनेक जाति स्तर पर भी विविधताएं हैं, तो यहाँ सामाजिक ही कहा गया है। सामाजिक रूप से पिछड़ों के लिए विशेष प्रावधान राज्य करेगा। राज्य करेगा तो यहाँ ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये 15(4) में जोड़ा गया। इसके अलावा 29(2) में भी यही बात कही गई थी, तो उसको भी पलटा गया। 29(2) में जोड़ा गया कि SC/ST पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित, यानी सरकार इनके लिए विशेष रूप से आरक्षण कर सकती है, यानी कि राज्य इनमें आरक्षण दे सकता है। तो राज्यों ने अपने अपने कानून बनाए। इसके अलावा आर्टिकल 19 जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित था, जो कि यहाँ रोमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य में दिख रहा था, इस पर क्या किया? इसमें आर्टिकल 19 में बदलाव किया। क्या बदलाव किया? कि बोलने की आजादी पर स्वतंत्रता, जो कि है आर्टिकल 19, इसमें 3 आधार पर रोक लगा दी सरकार ने कि बोलेंगे आप, लेकिन क्या क्या नहीं बोलेंगे ये बताया। जब संविधान बना था आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, तो वहां ये नहीं कहा गया था कि आप क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। तो अगर सरकार ये बताती कि क्या बोलना है, तब तो बहुत सारी बातें हो जाती कि क्या बोलना है। इसलिए सरकार ने ये बताया कि क्या नहीं बोलना है। 3 आधार दिए उस पर। पहला आधार क्या था कि अपराध भड़काना, लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर। आप बोलेंगे, व्यक्ति की आजादी है, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे कि पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था बाधित हो, यानी पब्लिक जो सिस्टम है वो सही तरह से कानून का क्रियान्वयन होता रहे, हिंसा ना होने पाए, पब्लिक ऑर्डर बना रहे। तो इस तरह से। इसके अलावा 19(6) में सरकार को शक्ति दी गई कि किसी भी व्यापार को सरकार अपने अंडर में ले सकती है। ये भी उसमें जोड़ा। ये मामला एक आता है आर्टिकल 19(6) क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को भारत में, अब देखिए 19 में जो 1 2 3 जो 1 ABCDEFGH हैं, यहाँ स्वतंत्रता क्या क्या दी गई थी? बोलने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता बिना हथियार के, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, रहने की, खाने की, मतलब सारी स्वतंत्रताएं दी गई थी। तो एक स्वतंत्रता और दी गई थी व्यापार की। अब भैया रहेंगे अगर कहीं पर, तो आपको क्या चाहिए? पैसा बहुत जरूरी है। तो पैसे के लिए आप क्या करेंगे? या तो व्यापार करेंगे। उस समय क्या था? व्यापार ही था, चाहे आप डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। तो व्यापार की स्वतंत्रता दी गई थी। लेकिन जो अब सरकार की कमाई किस तरह से हो, सरकार भी ये चाह रही थी
कि अपनी ट्रांसपोर्ट के जो साधन है वो चलाएं। पहले जो रोडवेज इस समय चलती है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, ये क्या था, सरकार के हाथों में नहीं था, ये प्राइवेट हाथों में था, तो निजी हाथों में था। तो सरकार ने कहा कि कुछ विशेष रूट हैं जो शहर से शहर को जोड़ते हैं रास्ते, वहां पर हम रोडवेज बसें चलाएंगे जो कि राज्य से चलेंगी, उसका फंड और जो भी प्रॉफिट होगा वो राज्य ही लेंगे। तो भैया प्राइवेट सेक्टर के जो भी आदमी थे, जो भी वहां पर बसेस चला रहे थे, सबको दिक्कत हुई कि अब तो ये व्यापार पर भी हमला कर रहे हैं। तो व्यापार बचाने के लिए सर इसने, जो निजी व्यक्ति थे जो व्यापार कर रहे थे, कहाँ जाएंगे, तुरंत आर्टिकल 226 के तहत सीधे चले गए कहाँ, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट था, जो कि आज से इस समय प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि हम बिल्कुल आपके मूल अधिकारों की सुरक्षा करेंगे, व्यापार से आपको सुरक्षा देंगे। तो उस समय के लिए तो रोक दिया गया, लेकिन एक सरकार ने एक लूप तैयार किया कि अगर संविधान में संशोधन कर दिया जाए कि व्यापार तो ठीक है, लेकिन जो नेशनल राष्ट्रीय स्तर के व्यापार है उसमें सरकार उनको अपने अंडर में ले सकती है। इस तरह का लिया गया एक्शन। तो वहां वही ये अनुच्छेद 19(6) में जोड़ा गया कि सरकार को शक्ति है कि किसी भी व्यापार को अपने अंडर में ले सकती है और राष्ट्रीयकरण कर सकती है या अपने नियंत्रण में ले सकती है, लेकिन इसको व्यापार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, यानी व्यापार की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी ये नहीं कहा जाएगा कि आपकी व्यापार की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। मैंने व्यापार तो आप कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे व्यापार, गाय पालिए, भैंस पालिए, बकरी पालिए, पकौड़ा बेचिए, ये सारे व्यापार कर सकते हैं। राज्य ने कहा ये व्यापार नहीं कर सकते कि आप रोडवेज चला दें और किसी खान के मालिक बन जाएं, ये आप नहीं कर सकते। अगर उस समय की कोई बड़ी कंपनी थी तो उसको भी सरकार ने अपने अंडर में ले लिया था। तो ये सब सरकार ने उस समय कहा। इसके अलावा जो अनुच्छेद 31 है, संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार ये उस समय बहुत बड़ा मामला था। संपत्ति को लेकर के लोग कोर्ट में जा रहे थे। अब जो संपत्ति के अधिकार था उसमें 31A में ये लिखा गया कि अगर राज्य किसी की संपत्ति का भी अधिग्रहण करती है, लेती है अपने अंडर में, तो उसको मुआवजा देगी। अब मुआवजा लेने के लिए सभी लोग कहाँ पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गए, क्योंकि उस समय सरकार ने हजारों बीघा, हजारों हेक्टेयर, एकड़ जमीन ले तो ली, लेकिन मुआवजे में दिए 2,000 रुपए, 2,500 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए। यानी कि मुआवजा इतना कम था कि लोग मजबूर हो गए वहां हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। तो वहां सरकार ने तुरंत कहा कि हम आपके मूल अधिकारों की सुरक्षा करेंगे, यानी मूल अधिकार प्रदान करेंगे। अब सरकार ने कम पैसे क्यों दिए होंगे, सोचिए। उस समय देश आजाद हुए 15-16 महीने ही हुए थे। उस समय सरकार के पास तो इतना पैसा था नहीं, इसलिए सरकार ने मजबूरी में ये किया कि कम पैसे, मतलब जो पहले से ही धनवान लोग हैं उनकी जमीन ले लेते हैं और उनको किस्तों में या कम कम करके पैसे देंगे। जो लोग भूमिहीन हैं या जिनके पास गुजारा हेतु जमीन नहीं है, वो जमीन हम उनमें बांट देंगे। तो इससे क्या है कि आर्थिक स्तर पे जो जमीनी स्तर पे जो समानता है कुछ हद तक मेंटेन हो जाएगी। तो यहाँ 31A में यदि सरकार संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये संशोधन करके कहा गया। खैर यहाँ भी संशोधन कर लिया गया, आर्टिकल 19 में भी संशोधन कर लिया गया। इसके अलावा एक बड़ा संशोधन किया गया। बड़ा संशोधन क्या था कि पहले ही संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची, जो कि अभी तक 8 अनुसूचियां थी, 9वीं अनुसूची जिसका नाम था भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार बनाई। और इसमें पहले ही लिख दिया कि भूमि सुधार में जो भी कानून जोड़े जाएंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी न्याय व्यवस्था बिल्कुल भी ताक झांक नहीं कर सकती, यानी उसके कोई भी फैसले मान्य नहीं होंगे। ऐसा सरकार ने संशोधन करके बोल दिया। अब तो मूल अधिकार भी खतरे में आ गए कि यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे कितनी भी संपत्ति ले ले, अब उसका मुआवजा लेने के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि जिस
समय जमीन अधिग्रहित करी जाएगी उस समय के रेट के हिसाब से उसको मुआवजा दिया जाएगा। तो 9वीं अनुसूची बना दी जिसमें कोई भी चुनौती नहीं दे सकता सरकार को, और उसमें 13 कानून संपत्ति से ही संबंधित, भूमि सुधार से ही संबंधित बनाए गए। अच्छा, ये जो भूमि सुधार है ये राज्य और केंद्र दोनों में से किस पर आएगा, कमेंट करके बताइए। तो भूमि सुधार जो है भूमि राज्य का विषय है, यहाँ समवर्ती सूची में नहीं, ये राज्य सूची में आता है, इसलिए इस पर केंद्र सरकार कोई भी कानून नहीं बना सकती है। अगर केंद्र सरकार कानून बना सकती होती तो ये पहले ही, जब सोचिए जब संविधान सभा होगी तो क्या संपत्ति पर चर्चा नहीं हुई होगी, वाकई बहुत चर्चा हुई होगी कि जिनके पास संपत्ति ज्यादा है उसको किस तरह वितरित किया जाए या कहाँ कहाँ उसको एक्सपेंड किया जाए, इन सब बातों पे चर्चा हुई होगी, तभी ये आगे चल करके विवाद के रूप में आया और इसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। तो ये राज्य सूची का विषय है। भूमि पर जो भी कानून नियम बना सकता है वो केवल और केवल राज्यों की विधानसभाएं ही बना सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती है। तो राज्य उसमें संशोधन कर सकता है और संशोधन करके 9वीं अनुसूची में उसको जोड़ा गया जिसमें कि 13 कानून थे। तो इसमें अब न्यायालय का कोई भी ताक झांक नहीं होगी, यानी न्यायालय में कोई भी अपील भी नहीं की जा सकती। तो इस तरह से जो पहला संविधान संशोधन था वो हुआ, लेकिन पहले संविधान संशोधन में सिर्फ इतना ही नहीं था, 15, 19, 29, 31 की ही बात नहीं थी, यहाँ बात थी इसके अलावा संशोधन और भी अनुच्छेदों में हुए, 85, 87, 174, 176, 341, 42, 72 और 76। इन सभी अनुच्छेदों में कुछ कुछ शब्द जोड़े गए। हालांकि हम लोग जानते हैं कि जो संशोधन 1900 विधेयक भारत शासन अधिनियम जो 1935 है, ऐसा कहा जाता है कि 250 से भी ज्यादा अनुच्छेद सीधे सीधे वहीं से उठा करके संविधान में रख दिए गए। अब ये वैसे ही रखे गए या कुछ परिवर्तन के साथ रखे गए, ये शोध का विषय है। लेकिन इसमें जहां जहां पर वायसराय या इंग्लैंड या कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे शब्दों का प्रयोग था तो उसको हटा करके राष्ट्रपति या संसद या संविधान सभा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया, और ये जिम्मेदारी जो है वो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जी को दी गई। तो शासन करने के लिए, सरकार चलाने के लिए जो भी अनुच्छेद थे उनमें संशोधन की कई जगह आवश्यकता थी। जैसे कि 85 अनुच्छेद कहता था कि जितने भी संसद में सत्र होंगे सभी सत्रों में राष्ट्रपति पहले आकर के संबोधित करेंगे, तब जाकर के काम शुरू होगा, यानी पहली बार राष्ट्रपति बोलेंगे। अब अगर ऐसा होता तो संसद में अनावश्यक रूप से राष्ट्रपति जाकर, राष्ट्रपति का क्या रोल होता है, कोई रोल नहीं होता, तो इसलिए ये प्रक्रिया बहुत बोझिल लग रही थी। तो इसमें भी संशोधन करके सीधे ये कह दिया गया कि वर्ष में एक बार, चाहे कोई भी सत्र हो, बजट सत्र हो या सरकार की शुरुआत हो, जैसे कि जब चुनाव हुए और चुनाव के तुरंत बाद कोई भी सरकार गठित हुई, तो पहली बार जब संसद में बैठक होगी, विधान भवन में, विधानसभा में बैठक होगी, तो पहली बार केंद्र में राष्ट्रपति और वहीं राज्य में राज्यपाल दोनों को संबोधित करेंगे, कार्यवाही की शुरुआत उसके द्वारा की जाएगी। तो ये अनुच्छेद 85 में कहा गया। इसी तरह ये अनुच्छेद हैं, इनमें भी परिवर्तन की आवश्यकता थी तो उनको जोड़ लिया गया। इनकी चर्चा हम कर लेंगे किसी और वीडियो में। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि संविधान में जो पहला संविधान संशोधन था, प्रथम संविधान संशोधन, उसमें क्या क्या अड़चनें थी और क्यों ये संविधान में संशोधन किया गया। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।